दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस की एक मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 200 से ज़्यादा प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये हमारी दूसरी मैराथन क्लास है। हमने पहली मैराथन क्लास में लगभग 500 क्वेश्चन किए थे और अदर फैक्ट्स को अगर उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा हमने वहाँ पर क्वेश्चन देखे थे। आज के भी इस क्लास में दोस्तों हम लगभग 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे और सभी के अदर फैक्ट्स को भी जानेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प मिल सके। ठीक है, तो पिछली मैराथन क्लास को भी देखिएगा, आज की भी इस मैराथन क्लास को देखिएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों मैराथन क्लास को देखते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी ऊंचाई 77-56 मीटर है। ठीक है, राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78 मीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है, जिसकी ऊंचाई 77-56 है। त्रिशूल इसकी ऊंचाई 71-20 मीटर। चौखंबा इसकी ऊंचाई दोस्तों 71-38 मीटर है। तो एग्जाम में दोस्तों पर्वत चोटियों की हाइट्स भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में 3 तरह के तलवार ढाल के साथ किए जाने वाले नृत्य हैं। गढ़वाल में अलग, कुमाऊं में अलग और भोटिया जनजाति के द्वारा अलग। तो इस ऑप्शन में जो दिया है तो वह दोस्तों छोलिया दिया है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला तलवार ढाल के साथ एक नृत्य है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो तलवार ढाल के साथ किया जाता है, तो आपको बताना होगा सर्व नृत्य, और भोटिया जनजाति के द्वारा दोस्तों पोड़ा नृत्य किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील न अपील न दलील। तो ये कहा गया है दोस्तों जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1816 में गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। कमिश्नर ट्रेल ने 1823 में एक भूमि बंदोबस्त कराया, जिसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो शक संबंध था तो वह 1880 था। ठीक है, इसलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है, जबकि इस बंदोबस्त का जो टाइम पीरियड था तो वह 5 साल था। ठीक है, ये 23 से 28 तक चला था। ट्रेल के द्वारा ही 1819 में पटवारी व्यवस्था को लागू किया गया और 1819 में 9 पटवारी नियुक्त किए गए। ठीक है, 1816 में दोस्तों अल्मोड़ा जेल तथा 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की गई थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेल कौन सी है, तो आपको बताना है अल्मोड़ा जेल, जो कि 1816 में बनी थी। ठीक है, तो यह है दोस्तों कमिश्नर ट्रेल, जो कि राज्य कुमाऊं कमिश्नरी का दूसरा और पहला वास्तविक कमिश्नर था। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड में कड़वा है। तो देखिए उत्तराखंड में कड़वा ये दोस्तों एक आभूषण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो कड़वन आभूषण है तो यह आपका पैर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा पैर में सुदमन, इमरती, पोंटा, अमरती तार और पाबल्या पहना जाता है। तो आभूषण से भी दोस्तों अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई। तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना 1906 में की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। देखिए उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा
जो समाप्त की गई थी तो वह 1829 में की गई, जिस समय भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1829 में जो गवर्नर था तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से इस प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में किस राजा के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो आपको बताना है श्याम शाह। श्याम शाह जब दोस्तों अलकनंदा नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो गई तो इसके साथ इसकी 60 रानियां भी सती हो गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन उत्तर कुरु शब्द से हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो देखिए, रुद्रचंद जो कि एक संस्कृत प्रेमी था, इसके द्वारा उषा रोगद्या ये रचना लिखी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों रुद्रचंद के द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई थीं, जैसे त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ययाति चरित्रम, ठीक है, उषा रोगद्या नाटिका और सैनिक शास्त्र। ठीक है, जो दोस्तों रुद्रचंद था, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। ठीक है, इसने राज्य के कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर व काशी भी भेजा था। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस चंद शासक के द्वारा कश्मीर व काशी में युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा था? तो ये रुद्रचंद के द्वारा भेजा गया था। इसी के द्वारा दोस्तों पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक सैनिक शास्त्र भी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रुद्रचंद के द्वारा दोस्तों रुद्रपुर शहर की भी स्थापना की गई थी और यह अकबर के समकालीन था। यह अकबर से मिलने के लिए दोस्तों लाहौर भी जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि यह कीर्ति शाह को दी थी। कीर्ति शाह यह टिहरी रियासत का चौथा राजा था। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि 1886 से लेकर 1913 तक शासक रहा था। ठीक है, इसके समय दोस्तों अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। कीर्ति शाह को ये जो उपाधि दी गई थी कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, तो 1898 में दी गई थी। कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया थी। इसका कार्यकाल 1886 से 1913 तक रहा। इसे 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि भी दी गई थी। दिल्ली दरबार में 1903 में कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि भी दी गई थी। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति शाह को सर या KCSI की उपाधि कब दी गई? तो 1903 में दी गई थी दिल्ली दरबार में। इसे दोस्तों टिहरी गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। कीर्ति नगर की स्थापना इसके द्वारा की गई 1894 में। सीधा क्वेश्चन बनता है कि कीर्ति नगर की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी 1894 में। इसके द्वारा दोस्तों टिहरी घंटा घर का निर्माण भी करवाया गया 1897 ईस्वी में और इसकी ऊंचाई 110 मीटर है। ठीक है, देखिए 110 मीटर नहीं 110 फुट होना चाहिए। ठीक है, 110 फुट। 1910 में टिहरी में किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो ये भी दोस्तों कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। 1910 में टिहरी के किसानों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की गई। तो ये सभी दोस्तों कीर्ति शाह के महत्वपूर्ण कार्य थे। फ्रेंड्स, आज का ये कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए इस प्रकार की पीडीएफ बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, ये एक पीडीएफ बनाने में ही दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन तैयार करने में लगभग 1.5-2 घंटे का समय खर्च होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर क्या करें। आपका तो सिर्फ वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगेगा और 1 सेकंड में आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो देखिए देहरादून से गढ़वाली नामक जो पत्र प्रकाशित प्रारंभ हुआ तो वह
1905 में शुरू हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 6 मई 1905 को विश्वेश्वर दत्त चंदोला के द्वारा इसका संपादन देहरादून से किया गया। इसकी भाषा गढ़वाली थी। इस अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 304 था। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 1901 में गढ़वाल समाचार नामक पत्र भी प्रकाशित हुआ था, जो कि हिंदी का समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारुणी पंचकोश यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोश यात्रा ये दोस्तों जनपद उत्तरकाशी में आयोजित होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, वारुणी पंचकोश यात्रा यह है आपकी 15 किलोमीटर की यात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम 40 प्रश्न करेंगे, आप 40 प्रश्न में से कितने सही प्रश्न करते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए शुरू की जा रही है। तो ये दोस्तों वर्तमान में संचालित है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना ये आंगनवाड़ी केंद्रों पर योजना शुरू की गई थी। ठीक है, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। देखिए, हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर या फिर हिमालय गजेटियर जो प्रकाशित हुआ तो यह है आपका 1882 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके अलावा देहरादून गजेटियर ये H.G. बाल्टन के द्वारा 1911 में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर ये भी H.G. बाल्टन के द्वारा 1910 में, और अल्मोड़ा गजेटियर्स ये भी दोस्तों H.G. बाल्टन के द्वारा 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सभी गजेटियर दोस्तों H.G. बाल्टन के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। आप इनकी डेट भी याद रखिएगा, इनकी सन भी पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के चौथे कमिश्नर जो थे तो वह लूसिंगटन थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लूसिंगटन का कार्यकाल 1838 से 1848 तक रहा था। ठीक है, याद रखिएगा 10 वर्ष का टाइम पीरियड था। लूसिंगटन यह एक्ट 10 के अधीन बनने वाला पहला कमिश्नर था। ठीक है, और अपने पद पर रहते हुए इसी की मृत्यु हुई थी। ये भी चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो देखिए, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना की गई थी तो वह 1972 में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये जो था ये दोस्तों आपका केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार था। ठीक है, उत्तराखंड में पहला जो वन्यजीव विहार था तो वह आपका 1955 में बना था, जिसका नाम है गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट जो पेश किया गया था तो वह डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था सन 2001 में। ठीक है, इस समय दोस्तों अंतरिम सरकार थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निर्वाचित सरकार का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था तो आपको बताना होगा ND तिवारी के द्वारा। ठीक है, और कब पेश किया गया तो 2002 में पेश किया गया था, क्योंकि 2002 में पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए थे। वर्तमान में 2025 का जो बजट पेश किया गया था तो वह प्रेमचंद्र अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया था। अब दोस्तों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये पद दोस्तों अब वर्तमान में मुख्यमंत्री के पास है। 18वां प्रश्न है कि गुलदस्त तबारिक एकोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मियां प्रेम सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और ये पुस्तक दोस्तों काफी बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो 1923 में जो कार्यकाल था तो वह नरेंद्र शाह का कार्यकाल था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। नरेंद्र शाह का कार्यकाल 1913 से 1946 तक रहा।
ठीक है, और टिहरी रियासत में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का आता है। इसकी संरक्षिका, देखिए सबसे लंबा जो कार्यकाल है तो वह आपका सुदर्शन शाह का है, क्योंकि सुदर्शन शाह जो था तो वह 1815 से लेकर 1859 तक रहा था, लगभग 44 साल। ठीक है, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है टिहरी रियासत का तो वह सुदर्शन शाह का है। ठीक है, दूसरे स्थान पर हम बोले तो नरेंद्र शाह का कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र शाह की जो संरक्षिका थी तो वह राजमाता नेपोलिया थी। ठीक है, 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई और 1925 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नरेंद्र शाह के द्वारा 1924 में डोरी पैमाइश पर आधारित भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो देखिए केदारनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह आपके कर्नाटक मैसूर के जंगम संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए हम अपनी क्लास में जितने भी क्वेश्चन करते हैं तो वह सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल के साथ करते हैं जिससे आपका पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे केदारनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह आपके मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और ये दोस्तों ऊखीमठ में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बद्रीनाथ मंदिर में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह रावल शंकराचार्य के वंशज होते हैं और ये जो रावल थे तो ये आपके केरल के नम्बूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बद्रीनाथ में जो रावल पुजारी होते हैं तो वह नम्बूद्री ब्राह्मण के संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है। तो ह्वेनसांग ने दोस्तों मोक्ष पर्व जो कहा तो वह कुंभ पर्व को कहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेला यह 12 वर्षों बाद लगने वाला मेला होता है। ठीक है, इस साल दोस्तों प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था जो कि महाकुंभ था और महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित होता है। ठीक है, कुंभ मेला 12 वर्ष बाद और अर्धकुंभ जो लगता है तो वह 6 वर्ष बाद लगता है। अर्धकुंभ ये हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। हमारे भारत में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, एक उज्जैन, नासिक, प्रयाग और दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था। ठीक है, बात करेंगे हम कुंभ मेले की कि कुंभ मेला यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो यह 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था और यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुंभ मेले को गणतंत्र दिवस परेड में कब शामिल किया गया तो आपको बताना होगा 2010। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया। तो देखिए गुरु राम राय जो आए थे तो वह फतेहपति शाह के टाइम पीरियड में आए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और फतेह शाह के द्वारा गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए और उसकी आय के लिए 3 गांव दान दिए गए, एक खुलबड़ा, चामासारी और राजपुर। ये जो आए थे तो यह 1676 में आए थे और गुरुद्वारे का जो निर्माण होना शुरू हुआ तो वह 1699 में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसे झंडा साहिब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया या किए गए। तो देखिए अल्मोड़ा में जो किले बनाए गए थे चंद शासकों के द्वारा तो लालमंडी किला, मल्ला महल और खगमरा किला, ये तीनों बनाए गए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चंदों ने दोस्तों अल्मोड़ा को अपनी राजधानी जो बनाया तो वह 1563 में बनाया था। उससे पहले चंदों की जो राजधानी थी तो वह चंपावत थी। ठीक है, और भीष्मचंद के द्वारा राजधानी परिवर्तन करने का पहली बार प्रयास किया गया था, परंतु वह दोस्तों प्रयास के दौरान मारा गया और उसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, उसके द्वारा चंदवंश की राजधानी परिवर्तित की गई और अल्मोड़ा में स्थानांतरित की गई थी। खगमरा किला जो था तो यह राजा भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था और लालमंडी किला यह कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी कोटद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो कोटद्वार में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई। और आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो 1939 में की गई थी। ठीक है, और कहां पर की गई, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई थी रामनगर में। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले कई सारे दोस्तों आपके दर्रे हैं, पर इन ऑप्शन में से जो सही होगा तो वह आपका मुलिंगला दर्रा है। ठीक है, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, ठीक है, थांगला, ये सभी दर्रे जो हैं तो ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, तो थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा, नेलंग दर्रा। नेलंग दर्रा जो है इसे दोस्तों उत्तराखंड का लद्दाख और पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन में हमारा ट्रेल पास दर्रा था जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। इसकी खोज 1830 में ट्रेल के द्वारा की गई थी और किसके प्रयासों से, तो मलंग सिंह बूढ़ा के प्रयासों से की गई थी। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा की बात करें तो यह पिथौरागढ़ व चीन के मध्य स्थित है और इसी से दोस्तों आपकी मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो वह लिपुलेख दर्रे से ही होकर गुजरती है। ठीक है, और जुलाई महीने में दोस्तों इसका आयोजन होता है। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो गर्म जल स्रोत से जो उद्गमित होती है तो वह आपकी यमुना नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी जो है तो ये आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और यमुना नदी तो यह यमुनोत्री कांठा से निकलती है। महान हिमालय के बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हेमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर और इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। ये दोस्तों गंगा की सहायक है और प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों की बात कर लें तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़ और कमलगाड़, खतनुगाड़, बर्नीगाड़ और भद्रगाड़, मुगरागाड़ और गडोलीगाड़, ये सभी दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, बीज बचाओ आंदोलन जो चलाया था तो वह विजय जड़धारी जी के द्वारा चलाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो देखिए, 36 रकम 32 कलम ये राजस्व प्रणाली जो थी तो चंद शासन काल में थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चंदों के द्वारा दोस्तों 68 कर लगाए गए थे। इन 68 करों की जानकारी लक्ष्मी चंद के ताम्रपत्र से मिलती है और लक्ष्मी चंद का जो ताम्रपत्र था तो वह था मूनाकोट ताम्रपत्र जो कि पिथौरागढ़ से मिला था। इस मूनाकोट ताम्रपत्र से ही 68 करों का जिक्र मिलता है, जिसे 36 रकम 32 कलम कहा जाता है। और इन करों का जो उन्मूलन किया था तो वह गोरखाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2007 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो ये प्रश्न भी पेपर में बन चुका है, तो आपको राज्यपाल का टाइम पीरियड भी याद रखना है कि किस राज्यपाल का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा, पहले मुस्लिम, पहली महिला। ठीक है, ये सभी आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा ये दोस्तों पहली महिला राज्यपाल बनी थी और इनका टाइम पीरियड 2007 से 2009 तक रहा था। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल बीएल जोशी रहे थे। सॉरी, मार्गरेट अल्वा नहीं, बीएल जोशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तो वह आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 2007 से 2009 तक बीएल जोशी का कार्यकाल रहा और पहले जो राज्यपाल थे हमारे उत्तराखंड के तो वह सुरजीत सिंह बरनाला थे। दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल 8 जनवरी 2003 से
28 अक्टूबर 2007 तक रहा था, लगभग 4 साल। तीसरे जो राज्यपाल थे तो वह बीएल जोशी थे। चौथे राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। पांचवें राज्यपाल अजीज कुरैशी। देखिए जो मार्गरेट अल्वा है तो ये पहली महिला राज्यपाल थी, और अजीज कुरैशी ये पहले मुस्लिम थे और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और बीएल जोशी की बात करें तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। सुदर्शन अग्रवाल का सबसे लंबा कार्यकाल और बीएल जोशी का सबसे छोटा। ठीक है, 7वें राज्यपाल थे कृष्णकांत पोल। इन्हीं के समय दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में, और ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, इस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तो वह हरीश रावत थे। वर्तमान में 8वें राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। 7वें जो राज्यपाल थी तो वह बेबी रानी मौर्य थी, और यह दूसरी महिला राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि नैनीताल जिला कब बना। तो नैनीताल जिला जो बना था तो वह 1891 में बना, और इसी के समय अल्मोड़ा की भी स्थापना की गई थी। नैनीताल जिले से अलग कर दोस्तों उधम सिंह नगर जिले की स्थापना की गई थी 30 सितंबर 1995 को। 30 सितंबर 1995 को दोस्तों उधम सिंह नगर जिला बना था। ठीक है, देखिए इसके बाद 3 और जिले बने थे, एक रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। चंपावत और बागेश्वर की जो स्थापना हुई थी तो वह 15 सितंबर 1997 को की गई, जबकि रुद्रप्रयाग की स्थापना जो हुई थी तो वह 16 सितंबर 1997 को हुई थी। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का सबसे नवीन जिला कौन सा है तो आपको बताना होगा रुद्रप्रयाग, 16 सितंबर 1997। ठीक है, और यही दोस्तों उत्तराखंड के तीनों छोटे जिले हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो देखिए उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी आईटीबीटी पार्क स्थापित किया गया। तो आईटीबीटी पार्क जो स्थापित किया गया है तो वह आपका पंतनगर में स्थापित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 32वां प्रश्न है कि टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई है। तो टिहरी गढ़वाल में जो आपका नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल है इसकी लंबाई है दोस्तों 725 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डोबरा चाटी पुल की हम बात करें तो पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है, जिसमें से 440 मीटर झूला पुल है, वहीं 260 मीटर डोबरा साइड और 25 मीटर का अप्रोच पुल चाटी की तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई आपको याद रखनी है। इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया। ठीक है, और ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है कि 8 नवंबर 2020 को इस पुल का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की पहली महिला है हंसा मनराल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हंसा मनराल की बात करें तो यह पिथौरागढ़ की निवासी थी, जिन्हें भारोत्तोलक के लिए 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं रेणु कोहली, जिन्हें 2015 में मिला। ठीक है, तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2015 में रेणु कोहली को मिला था, और 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला था तो वह हंसा मनराल को मिला था। देखिए एक उत्तराखंड अपना अलग से देता है जिसे देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार कहते हैं, एक होता है दोस्तों आपका केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता हर्षवंती बिष्ट हैं। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल हैं। ठीक है, तो ये चारों महिलाएं आपको याद रखनी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। 34वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। देखिए 4 नदियां दी हैं, इन 4 नदियों में हमें सभी को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाना होगा। मतलब पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी की हाइट को लंबाई को जान लेते हैं। कोसी की लंबाई है 168 मीटर। ठीक है, काली की लंबाई है 252,
भागीरथी की है दोस्तों 205 और अलकनंदा की है 195। ठीक है, तो इसमें जो सही हमारा बढ़ता हुआ क्रम होगा तो पहले आपका आएगा कोसी, कोसी मतलब 1। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों अलकनंदा मतलब 4, फिर भागीरथी मतलब 3, फिर दोस्तों काली मतलब 2। ठीक है, तो 14-32 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, कोसी नदी का उद्गम कौसानी के धार पानी धार से हुआ है, जो कि अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर से गुजरते हुए राज्य से बाहर होती है, जिसकी लंबाई है 168 मीटर। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। ठीक है, अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बमक हिमानी से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। काली नदी का उद्गम पिथौरागढ़ के कालापानी व्यास आश्रम नामक स्थान से हुआ है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। ठीक है, यही दोस्तों उत्तराखंड की 4 सबसे बड़ी नदियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूजा एक्ट का संबंध है। कूजा एक्ट तो कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट, ये जो एक्ट आया था यह आपका भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कब आया था तो ये 1960 में आया था। वर्ष 1960 में पर्वतीय क्षेत्रों में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करते हुए कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, जबकि उत्तराखंड में कूजा क्रांति जो हुई तो वह 3 अक्टूबर 1824 को हुई थी। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तो देखिए, कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी तो वह 1916 में हुई थी। ठीक है, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था तो वह आपका अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, और इसका तीसरा जो अधिवेशन हुआ तो वह कोटद्वार में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन 23 अक्टूबर 1917 को अल्मोड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई। दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई। और चौथा अधिवेशन 1920 में काशीपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई। पांचवा अधिवेशन 1923 में टनकपुर में और इसकी अध्यक्षता बीडी पांडे के द्वारा। और छठा और आखिरी अधिवेशन 1926 में गनियातोली रानीखेत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई थी। तो देखिए, 1916 में आपकी कुमाऊं परिषद का गठन किया गया और 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था। इसका कुल टाइम पीरियड 10 वर्ष रहा और 10 साल के अंदर इसके 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 6 के 6 अधिवेशन आपको याद रखने हैं, इसका प्लेस, डेट और दोस्तों उसकी अध्यक्षता किसने की, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि पंचाचोली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचोली पर्वत चोटी की ऊंचाई जो है तो वह आपकी 6904 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था तो वह कामेट को लेकर था, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर थी। ठीक है, तो कुछ हम दोस्तों राज्य की सबसे ऊंची चोटियों को जान लेते हैं, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है और यह चमोली में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है और यह भी चमोली में स्थित है। माणा 7272 मीटर, ठीक है, ये भी चमोली में। बद्रीनाथ पर्वत 7140 मीटर, ये भी दोस्तों चमोली में है। चौखंबा पर्वत 7178 मीटर, त्रिशूल 7120 मीटर और सतोपंथ पर्वत दोस्तों 7084 मीटर और नीलकंठ पर्वत की ऊंचाई 6597 मीटर है। तो ये राज्य की सबसे ऊंची चोटियां हैं, आपको याद रखना है। राज्य की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां हैं तो वह आपकी चमोली जनपद में पाई जाती है। ठीक है, भागीरथी पर्वत की ऊंचाई हम जाने तो इसकी ऊंचाई है 6856 मीटर और यह उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो इसने जो स्थापित की थी तो वह दोस्तों की थी बैजनाथ में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
देखिए कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया, जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। तो देखिए उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का जो गठन किया गया था तो वह अगस्त 2017 में किया गया, जिसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसका अध्यक्ष जो होता है तो वह सीएम होता है। इसका नाम भी दोस्तों चेंज किया गया। पहले दोस्तों इसका सिंपल नाम था उत्तराखंड पलायन आयोग, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम जो किया गया तो वह ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग किया गया था। उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नया नाम जो है तो वह उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग किया गया। इसके पहले उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष जो हैं तो वह एसएस नेगी थे। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष तो इसका सीएम होता है। अगला प्रश्न है 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए 1921 में गठित की गई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इस कमेटी का अध्यक्ष परसिम बिंडम को नियुक्त किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस समय दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह परसिम बिंडम था और यही दोस्तों इस कमेटी का अध्यक्ष बना था। ठीक है, 1921 के वन आंदोलन को देखकर सरकार ने 13 अप्रैल 1921 में एक समिति बनाई जिसे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कहा गया और इसका अध्यक्ष परसिम बिंडम को बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को पेश की। दोस्तों 1921 में जो वन आंदोलन हो रहे थे तो उन वन आंदोलन को देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, और 28 अक्टूबर 1921 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी उत्तराखंड हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणकर्ता है जिसका संबंध कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से है। अनिल प्रकाश जोशी ने पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना 1979 में देहरादून में की। अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हीं के द्वारा दोस्तों गांव बचाओ आंदोलन भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि गांव बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना होगा अनिल प्रकाश जोशी। इन्हें 2006 में पद्म श्री और 1979 में दोस्तों इन्होंने हैस्को की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो देखिए अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था तो वह मानसा था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो मानसा ने अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत को जीता था। ठीक है, तो चीन पर पहला सफल आक्रमण करने वाला जो पवार शासक था तो वह मानसा था, जबकि चीन पर सर्वाधिक बार आक्रमण करने वाला जो शासक है तो वह दोस्तों महीपति शाह है। महीपति शाह ने 3 बार चीन पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहला आक्रमण, पहला सफल आक्रमण और सर्वाधिक आक्रमण, ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो देखिए उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली जो नदी है तो वह है आपकी ऑप्शन डी, लधिया नदी। तो लधिया नदी यह दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली राज्य की अंतिम नदी है। लधिया नदी यह काली की सहायक नदी है और काली और लधिया का जो संगम होता है तो वह चूका चंपावत में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। तो इस मिशन के संस्थापक थे श्री महत इंद्रेश चरण दास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर था। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेनरी रैमजे।
ठीक है। तो हेनरी रैमजे जिसका कार्यकाल 1856 से 1884 तक रहा था, जिसका कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल आता है। तो इसी के समय दोस्तों 1857 का विद्रोह हुआ था। भारत में 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई तो वह 10 मई को मेरठ से हुई थी, ठीक है। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए भारत में जो वायसराय था तो वह लॉर्ड कैनिंग था और जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह रैमजे था। जबकि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत 22 मई 1857 को हुई। 1857 की क्रांति के दौरान ही अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह ने बिसुंग गांव के कालू मेहरा को पत्र लिखकर गुप्त संगठन में भाग लेने को कहा और इनके द्वारा दोस्तों एक गुप्त संगठन बनाया गया जिसका नाम है क्रांतिवीर, ठीक है। और इसलिए कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है। तो राज्य की सबसे पुरानी नहर जो है तो वह दोस्तों ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पर स्थित भीमगोड़ा बैराज से निकाली गई है जो हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, ठीक है। तो जो ऊपरी गंगा नहर है तो ये कहाँ से निकली है? भीमगोड़ा बैराज से निकली है जो कि हरिद्वार में है, ठीक है। और यह हरिद्वार से कानपुर तक जाती है। इसका निर्माण पीवी कोटले के नेतृत्व में डलहौजी ने करवाया था और ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना जो की थी तो वह थॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए परिकल्पना किसने की? थॉमसन ने। जबकि इसका नेतृत्व किसने किया या फिर इसका निर्माण जो कार्य किया तो वह पीवी कोटले के द्वारा किया गया था और डलहौजी के समय दोस्तों ये नहर बनाई गई थी, ठीक है। और इसकी खुदाई का कार्य जो शुरू हुआ तो वह 1842 में शुरू हुआ और यह नहर पूर्ण रूप से जो बनकर तैयार हुई तो वह 1854 में हुई थी। अगला प्रश्न है 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो देखिए 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो हुई थी तो वह 27 अक्टूबर 1945 को आगरा में हुई और 1948 में इसे अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई तो 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में की गई थी और बाद में नवंबर 1887 को ही इसका मुख्यालय लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित किया गया था। तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कहाँ पर हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में और बाद में इसका जो मुख्यालय चेंज किया गया तो वह दोस्तों लैंसडाउन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कैचीधाम की स्थापना की थी। तो कैचीधाम की स्थापना जो की गई तो वह महाराज नीम करोली जी के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कैचीधाम की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी और 15 जून को दोस्तों यहाँ पर स्थापना दिवस के रूप में एक भव्य मेले का और आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई? तो देखिए उड़ान 1 योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी जो दी गई थी तो वह डेक्कन एवियंस कंपनी को दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं तो वह 6वीं सदी ईस्वी के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? देखिए डाक टिकट की हम बात करें तो इनमें से पंडित गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब हमको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण डाक टिकट देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोनाल पक्ष पर जो डाक टिकट जारी किया गया था तो 1975 में जारी किया गया।
बुरांस पर 1977 में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट 1994 में जारी हुआ था, ब्रह्म कमल पर दोस्तों 1982 में जारी हुआ। ठीक है, तो देखिए मोनाल पर, बुरांस पर और ब्रह्म कमल पर डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर 1982 में डाक टिकट जारी हुआ था, देहरादून रेल पर दोस्तों 2000 में और केदारनाथ पर 2001 में, जबकि बद्रीनाथ पर दोस्तों 2003 में डाक टिकट जारी किया गया। नैन सिंह रावत पर दोस्तों 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर डाक टिकट 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों गढ़वाल राइफल पर तो 2016 में, जबकि कुमाऊं राइफल पर 2017 में डाक टिकट जारी किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पर दोस्तों 2015 में और नंदा देवी पर दोस्तों 2014 में डाक टिकट जारी किया गया। रूपकुंड पर दोस्तों 2006 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाक टिकट थे जो हमारे राज्य में जारी किए गए हैं और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है। तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला जो स्थापित है तो वह झांझरा देहरादून में स्थापित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई, जिसके संस्थापक हैं DN वाडिया। ठीक है, और इसे 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि देहरादून कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया। तो ये दोस्तों महारानी कर्णावती के द्वारा बसाया गया था और इन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, जिसे शिव प्रसाद डबराल ने नाकटी रानी की संज्ञा दी, जबकि दोस्तों निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो दी मुगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। ठीक है, कर्णावती के द्वारा 1636 ईस्वी में मुगल शाहजहां सेनापति नवाजत खां की सेना के नाक कान कटवा दिए थे, जिस कारण दोस्तों इसका नाम नाक कटी रानी पड़ा। ठीक है, और ये नाम किसने दिया तो शिव प्रसाद डबराल ने दिया। और इस घटना की जो जानकारी मिलती है तो वह किस पुस्तक से मिलती है तो आपको बताना होगा स्टोरियो दी मुगोर, जिसमें कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है और निकोलस मनुची की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि आटागाड़ सहायक नदी है। आटागाड़ यह दोस्तों पिंडर नदी की सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए। इस नदी का उद्गम चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में स्थित दुद्धातोली श्रृंखला से हुआ है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। तो दुद्धातोली श्रृंखला यह 3 जनपदों में फैली है, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। यहाँ से दोस्तों 5 नदियों का उद्गम हुआ है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली तो वह गंगा प्रवाह प्रणाली है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपको बताना है काली नदी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1926 ईस्वी में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया। तो देखिए 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई तो वह नैनीताल में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। इसके कुल 6 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर जयंती मंदिर, पंचेश्वर व थलकेदार केदारजू मंदिर किस देवता के हैं। तो ये सभी मंदिर जो हैं तो महादेव के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो थल केदार है इसे केदारजू कहते हैं और जो ध्वज मंदिर है इसे जयंती मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो देखिए उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में जो पारित हुआ था तो वह 1 अगस्त 2000 को पेश हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सॉरी, पारित हुआ था क्योंकि पेश तो यह पहले ही हो चुका था 27 जुलाई को। ठीक है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इसे पारित किया गया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा अपनी स्वीकृति दी गई। और इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे तो KR नारायण थे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि राज्य स्थापना के समय उत्तराखंड भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो दोस्तों KR नारायण थे। जबकि भारत के PM कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे और यूपी के CM कौन थे तो वह दोस्तों राजनाथ सिंह थे।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। तो गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क कहा जाता है दोस्तों तिलु रोतेली को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तिलु रोतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जबकि इनका वास्तविक नाम तिलोत्तमा देवी था। ठीक है, तो तिलु रोतेली का वास्तविक नाम क्या है? तिलोत्तमा देवी। इनकी हत्या कत्यूरी सैनिक रामू रजवार के द्वारा की गई। और तिलु रोतेली की जो मूर्ति है तो वह दोस्तों बीरो खाल पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है। तो दोस्तों बद्रीनाथ तीर्थ को मुक्ति प्रदा के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। तो देखिए ये किया गया था 20 मार्च 2002 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो 20 मार्च 2002 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। 64वां प्रश्न है कि पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो ये दोस्तों फूलों की घाटी में अंकित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? तो विश्व धरोहर स्थल जो है तो वह दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसे 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी, इन दोनों की स्थापना 1982 में ही हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्राणकलियर में उर्स मनाया जाता है। तो देखिए प्राणकलियर में जो उर्स मनाया जाता है तो वह हजरत अलीउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह पर मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और यह दोस्तों रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है। तो उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला यह उत्तरकाशी में लगता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की? तो ये की थी दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 28 दिसंबर को ही दोस्तों टिहरी स्थापना दिवस को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। तो ये की गई थी दोस्तों डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना कब हुई? 1893 को। ये नैनीताल मुक्तेश्वर में स्थित है और किसके द्वारा की गई? तो अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस संस्थान को दोस्तों पशु चिकित्सा का मक्का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों जो नंदौर अभ्यारण्य है तो वह नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वह 3 जिलों में आता है, नैनीताल, उधम सिंह नगर और दोस्तों चंपावत। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर है तो वह नैनीताल रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में की गई। राज्य में कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और इन सभी में सबसे नया जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो वह नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। तो उत्तरांचल राज्य की प्रथम जो निर्वाचित विधानसभा थी तो उसके अध्यक्ष थे यशपाल आर्या। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यशपाल आर्या 2002 में दोस्तों निर्वाचित विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, जबकि अंतरिम सरकार के या फिर अंतरिम विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे तो वह प्रकाश पंत थे। अगला प्रश्न है कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं।
तो ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में जो रहने वाले चरवाहे होते हैं तो उन्हें बकरवाल, पालसी और पातश कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो उद्योग नीति 2008 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। तो देखिए उत्तराखंड में प्राचीन शिलालेख जो मिले हैं तो वह कालसी से मिले। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन की बात हुई है तो दोस्तों यह कालसी से मिले थे। ठीक है, कालसी में दोस्तों अशोक का शिलालेख आता है जो कि 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। ठीक है, ये शिलालेख दोस्तों राजा अशोक की उत्तरी सीमा को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे 1860 में जेम्स फॉरेस्ट के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक था। तो देखिए कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम जो राजा था तो वह महेंद्र चंद था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 1790 में दोस्तों हवाला बाग का युद्ध हुआ था जिसमें चंदवंश के राजा गोरखाओं से हार जाते हैं और कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गूढ़ भूमि का अर्थ है। तो गूढ़ भूमि का अर्थ होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चंद शासक बाज बहादुर चंद ने 1673 में गूढ़ भूमि दान की। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और भोटियों व हुणियों से सिरती नामक कर जो वसूला तो वह दोस्तों इसी के द्वारा वसूला गया था। अगला प्रश्न है कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन थे। तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स पुस्तक के लेखक थे एटकिंसन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड शासन की वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए राज्य में जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना है तो यह पर्यटन से संबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसकी शुरुआत 1 जून 2002 को हुई थी। ठीक है, और अगर पेपर में कोई योजना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो वह वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही युग्म सुमेलित कौन सा नहीं है ये हमें चयन करना है। तो एक साइड में हमें स्थान दिए हैं, दूसरी साइड में दोस्तों जनपद दिए हैं। तो खिरसू ये पूरी गढ़वाल में स्थित है, ओली चमोली में, और शीतला खेत ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। जो कौसानी है तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह ऑप्शन सी हो जाएगा। कौसानी यह बागेश्वर में स्थित है जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत के राज्यों में किस स्थान पर है। तो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए 19वें स्थान पर। ठीक है, देखिए ये 20वें स्थान पर हो गया था क्योंकि जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसी के बाद में आपका 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। ठीक है, और जब ये तेलंगाना राज्य बना तो ये उत्तराखंड का स्थान 20वां हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो वह अब यूटी बन गया, तो इस वजह से यह दोबारा 19वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आप ये पोजीशन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी हमारे देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जनपद का है तो आपको बताना होगा अल्मोड़ा का 1139, और सबसे कम जो है तो वह 880 है और यह है आपका हरिद्वार का है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है तो आपको बताना है 13वां स्थान।
ठीक है, तो 13वां स्थान है लिंग अनुपात के मामले में उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। तो ये क्या था दोस्तों? अशोक चल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दानव भूतल किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों अशोक चल को कहा जाता है। ठीक है, इसने केदार भूमि, खसदेश आदि पर राज्य किया था और ये एक पश्चिमी नेपाल का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए, अल्मोड़ा को मुगल प्रभाव के कारण आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो आलमनगर है इसे जो बसाया या इसकी जो स्थापना की तो वह बालो कल्याण चंद के द्वारा की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और कब की गई? तो ये 1563 में की गई थी। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा को चंद वंश की राजधानी भी बनाया गया था बालो कल्याण चंद के द्वारा। चंदों की पहली जो राजधानी थी तो वह चंपावत थी। जब इसकी स्थापना हुई इस वंश की, सोमचंद ने चंद वंश की जो राजधानी बनाया था तो वह चंपावत को बनाया था। उसके बाद में जो भीष्मचंद था, भीष्मचंद ने चंपावत से अपनी राजधानी परिवर्तित करने का प्रयास किया और यह इस प्रयास में असफल हुआ था। ठीक है, और इसका जो दत्तक पुत्र था बालो कल्याण चंद, इसने दोस्तों सफलतापूर्वक अपने पिता का जो एक सपना था उस सपने को पूरा किया और अपनी राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1563 में। अगला प्रश्न है कि 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो देखिए 1658 में मुगल सल्तनत में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था और इस उत्तराधिकारी युद्ध में जो सुलेमान सिको था तो वह औरंगजेब से डरकर गढ़वाल में भाग आता है और इस समय गढ़वाल का जो राजा था तो वह पृथ्वीपति शाह था। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि मुगल काल में उत्तराधिकारी का युद्ध कब हुआ? तो 1658-59 में हुआ था। ठीक है, और जो सुलेमान सिको है तो यह दोस्तों दारा सिको का पुत्र है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो देखिए, भारत का पहला और पूरे एशिया का भी पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है तो वह आपका पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को हुई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसकी स्थापना जब 17 नवंबर 1960 को हुई थी तो सिर्फ इसका नाम कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है, और 1972 में इस कृषि विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत शब्द को जोड़ा गया और वर्तमान में इसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो कब से नाम किया गया? 1972 से। इसके प्रथम कुलपति एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन थे। ये भी चीज आपको याद रखनी है। पंतनगर विश्वविद्यालय को ही हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो हरित क्रांति आई थी तो वह 1966-67 में आई थी। 1966-67 में। ठीक है, और इस क्रांति को लाने का श्रेय जो जाता है तो वह पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो देखिए, उत्तराखंड में अभी तक एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ये जो लगा 27 मार्च 2016 को लगा था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस समय जो उत्तराखंड के सीएम थे तो वह हरीश रावत थे। ठीक है, और जो राज्यपाल थे तो वह दोस्तों के पॉल थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न दोस्तों आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में भी पूछा गया था। ये कुल 46-47 दिन का राष्ट्रपति आपातकाल था जो कि 27 मार्च से 12 मई तक चला था। ठीक है, और इसे दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा हटाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है क्योंकि दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन होता है तो वह राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो इसे जो हटाया था इसे हाई कोर्ट के द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया? तो ये लागू किया था ट्रेल ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ब्रिटिश कुमाऊं में जो आपकी
पटवारी कानून व्यवस्था थी, इसे जो लागू किया तो वह ट्रेल के द्वारा लागू किया गया था 1819 में दोस्तों। इसने 9 पटवारियों की नियुक्ति की थी, ठीक है, और ये आपके अशिक्षित पटवारी थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो देखिए उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। इन 70 विधानसभा सीटों में से 14 सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें एससी के लिए और 15 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, और 2 सीटें आपकी एसटी के लिए। तो हमसे पूछा है अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये 2 जो एसटी के लिए आरक्षित हैं तो यह चक्राता और नानकमत्ता है। चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधमसिंह नगर में है। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो मुख्यालय था तो वह पौड़ी में था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1840 से पहले इसका मुख्यालय श्रीनगर में था और लूसिंगटन के द्वारा 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो देखिए राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है तो वह आपका राज्यपाल करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के आई के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना जो की गई तो वह हल्द्वानी में की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए हमने दोस्तों लगभग 500 प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो किया है। अगर आपने वह मास्टर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें वैसे 250 प्रश्न हैं, पर हमने जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से उस मास्टर वीडियो को किया है तो उसमें कम से कम 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं। तो अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो नए छात्र हैं उनके लिए तो दोस्तों वह हमारी क्लास एक रामबाण साबित होगी, ठीक है। जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने 6 प्रैक्टिस सेट को एक जगह कंबाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो नैनीताल में राजभवन है और इस राजभवन की स्थापना जो की गई थी तो वह 1897 में की गई। 1897 में इस राजभवन की नींव रखी गई थी और ये बनकर जो तैयार हुआ था तो वह 1900 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नींव कब रखी गई? 27 अप्रैल 1897 में नैनीताल राजभवन की नींव पड़ी थी और 1900 में यह बनकर पूर्ण हो गया था। इसका निर्माण सर स्टोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था और किस शैली में है? तो आपको बताना है गोथिक शैली में, ठीक है। राजभवन को ही गवर्नर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में गवर्नर हाउस कहां पर स्थित है, तो आप इसे देहरादून न लगाकर नैनीताल बताइएगा, ठीक है। राजभवन के डिजाइन का श्रेय जो जाता है तो वह स्टीवेंस और ओरेटर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 31 मार्च 1976 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। तो 2011 में जो आपकी जनगणना हुई, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है तो वह 1876 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जबकि एसटी का जो प्रतिशत है तो वह 2.9% है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है, ठीक है। ये आंदोलन आपका चमोली जनपद में शुरू हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये शुरू हुआ था 27 मार्च 1976 को। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो गोरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था और गोरा देवी यह तोलछा भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। इस आंदोलन का जो क्षेत्र आता है तो वह गोपेश्वर चमोली आता है। इस आंदोलन में दोस्तों बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए, जैसे आपके सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जनपद हैं तो वह हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हरिद्वार में दोस्तों 18,90,000 से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है और 2 लाख प्लस दोस्तों रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि झुरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए झुरोली ये शायद आपका अल्मोड़ा होगा। ठीक है, तो झुरोली अल्मोड़ा में है और चंडाक पिथौरागढ़ में। यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है तो वह मैग्नेसाइट पाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और आपसे भी पूछ ले जाएगा कि चंडाक या फिर ऐसे पिथौरागढ़ का वह स्थल कौन सा है जो मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना होगा चंडाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगत पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है। देखिए संगत पादप केंद्र जो है तो यह है आपका सेलाकुई देहरादून में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर न्यूनतम है तो वह उत्तरकाशी में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तरकाशी की जो महिला साक्षरता दर है तो वह 62.35% है, जबकि ओवरऑल सबसे कम जो साक्षरता दर है तो वह उधम सिंह नगर की है। ठीक है, और सबसे ज्यादा दोस्तों देहरादून की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष साक्षरता के मामले में पहला स्थान किसका है तो आपको बताना होगा रुद्रप्रयाग, और सबसे कम तो दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर देहरादून में और सबसे कम उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रतिबंधित किया जाता है। तो ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो जो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है ये जो शुरू की गई तो 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तराखंड में किसान नीति जो आई थी तो वह 2011 में आई थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2014 में ही दोस्तों एक और आपकी योजना आई थी पेंशन योजना, जिसे तिलू रौतेली विधवा पेंशन योजना कहा जाता है। ठीक है, जबकि तिलू रौतेली पुरस्कार जो है तो वह 2007 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। ठीक है, यह है चमोली जनपद में स्थित है। चौखंबा की ऊंचाई तो 7138 मीटर है। ठीक है, और त्रिशूल की 7120 है। ठीक है, एक और आती है दोस्तों बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है तो वह 7140 मीटर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्रफल जो है तो वह आपका उत्तरकाशी का है। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से, मतलब जो आपके 4 ऑप्शन हैं इनमें से सबसे ज्यादा किसका है तो उत्तरकाशी का है 80-16, जबकि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो है 80-30 तो वह चमोली जनपद का है। पिथौरागढ़ का कुमाऊं में सबसे ज्यादा है 70-90। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का तो इसका आता है 53-51। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का 36-42 आता है। ठीक है, और यह है दोस्तों आंतरिक जिलों में सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो अलकनंदा की सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडर नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पिंडर को ही कर्णगंगा भी कहा जाता है। ठीक है, और यह चमोली में मिलती है। ठीक है, तो जो कर्णप्रयाग है तो वह आपका चमोली में स्थित है। यहाँ पर ही अलकनंदा और पिंडर गंगा का संगम होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले को, देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में हमें लगाना है, तो अवरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका रुद्रप्रयाग तो 3, फिर आएगा चंपावत, फिर आएगा आपका बागेश्वर, फिर आएगा दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, तो 34-21 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला जो है तो वह देहरादून है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर लगभग 55% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है तो वह आपकी
हरिद्वार में है। ठीक है, इस बात को आप नोट करिएगा। और सबसे ज्यादा जो नगर है तो वह आपके हरिद्वार में है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो ये पड़ा है शैव और शक्त संप्रदाय का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो शैव और शक्त संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है दोस्तों उत्तराखंड के जनमानस पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, हम पहले सिंपल फॉर्मेट में इसे अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आप सभी के कहने पर दोस्तों हमने थोड़ा ये अपग्रेड किया है। ठीक है, और आपको इस तरह के एक पीडीएफ के माध्यम से ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिए जा रहे हैं, तो आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप पहले यहां से पढ़िएगा, फिर बाद में इस टेस्ट को लगाइएगा, क्योंकि आपको इस पीडीएफ में आंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल एक नृत्य है। ठीक है, जागर ये आपकी लोक गाथा है, लाडी सा ये भी एक लोक गाथा है, और रमोला भी। ठीक है, हारुल दोस्तों एक आपका नृत्य है जिसमें रामतुल्ला वाद्य यंत्र बजाया जाता है, और यह जौनसारियों का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? हिल जात्रा ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। ठीक है, और यह पश्चिमी नेपाल की देन है। पश्चिमी नेपाल में दोस्तों इसे इंद्र जात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और वैशाख माह में जब धान की रोपाई की जाती है तो उस समय दोस्तों आपका यह लोक नाट्य किया जाता है। ठीक है, इसमें जो लक्ष्यभूत होता है तो वह आपका मुख्य पात्र होता है, और इसमें स्वांग नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो दुर्योधन और कर्ण की जो पूजा की जाती है तो वह नेटवाड़ा उत्तरकाशी में की जाती है। नेटवाड़ा में दोस्तों एक मंदिर आता है शमसु देवता का मंदिर, जहां पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है। नेटवाड़ा में ही दोस्तों आपका रूपिन और सुपिन का संगम होता है। रूपिन जो है तो यह डोबरा श्रेणी से निकल कर आती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जो सुपिन है तो वह दोस्तों स्वर्गरारोही पर्वत से निकल कर आती है, जो कि चमोली और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर स्थित है। और ये दोनों नदियां आकर नेटवाड़ा में मिल जाती हैं, और इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से दोस्तों टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी ये यमुना की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 148 किलोमीटर। ठीक है, और यमुना की कितनी लंबाई है? तो 136 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो ये नहीं की जाती है शक जाति की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि गंधर्व, यक्ष और किन्नर इन सभी की प्रागैतिहासिक जनजातियों में गणना की जाती है, जो कि हिमालय में निवास करती हैं। शक जाति के लोग जो थे ये दोस्तों पशु चारक के रूप में आए थे। ठीक है, और यह है आपके बोलन दर्रे से भारत में आए थे। अगला प्रश्न है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश एवं राजधानी का पता चलता है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो था तो यह है आपका पौरव वंश से, और पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है तो ये आपका 1915 में अल्मोड़ा से खोजा गया था, और किसके द्वारा? तो बाई के गुप्ते के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है, थारू पूरे उत्तराखंड की और कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है, बोक्सा तो ये दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, जो बेगा है तो ये आपके उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। देखिए, उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं। पहली थारू, दूसरी जौनसारी, तीसरी बोक्सा, फिर दोस्तों भोटिया, और फिर उसके बाद में आपकी राजी सबसे छोटी जनजाति है। ये बात आपको नोट करना है, और यह पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। फ्रेंड्स, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। तो महादेवी कन्या पाठशाला इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। ये देहरादून में स्थित है। किसके द्वारा की गई? तो महादेवी भटनागर के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। तो राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं और इन 70 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा हरिद्वार में है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 10 आती है देहरादून में और 9 आती हैं उधम सिंह नगर में। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, सबसे कम तो आरसीबी में आती हैं, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर में। कितनी कितनी आती हैं? तो यहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने अपने पूरे 40 क्वेश्चन किए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके सीरियल वाइज चल रहे हैं। मतलब जो कल को हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन 121 होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में दोस्तों आपको जब मास्टर वीडियो दी जाएगी तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज ना हो और आप लगातार सीक्वेंस से अपने क्वेश्चन को सोल्व करते चलें। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना होगा। साथ में आपको बताना होगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। जौनसारी जनजाति के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या फिर आप उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में जितना जानते हैं तो उतना आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वह प्रैक्टिस सेट आपके रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नए छात्र हैं उनके लिए तो दोस्तों ये हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज एक रामबाण होगी। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वह पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सीचपाल, या फिर दोस्तों आपका जो आगामी क्लर्क के एग्जाम होंगे तो उसमें भी यही प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी में और जो आपके प्री एग्जाम होते हैं, चाहे वह आपका आरओ या आरओ का एग्जाम हो या फिर अपर पीसीएस का हो या फिर दोस्तों लोअर पीसीएस का, उनमें भी यही प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो सीरीज से जरूर जुड़िएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। जो हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद, और प्लीज़ आप थोड़ी मदद जरूर क्या करें, अपने स्टडी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टोरी वगैरह पर एक बार दोस्तों अगर लिंक लगा देते हैं तो उससे दोस्तों कम से कम एक व्यक्ति के माध्यम से 5 या 10 नए व्यक्ति हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और दोस्तों हम कल को उत्तराखंड करंट अफेयर्स की भी क्लास करने वाले हैं। उसमें आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन करवाए जा करेंगे और ये डेली क्लास आपको मिला करेगी। ठीक है, तो उससे भी आप जुड़ सकती हैं।